ये काम जो बजाज ने किया है ना, ये कोई नहीं कर पा रहा है और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी कर पाएगा। 50,000 रुपए में नई वाली बजाज पल्सर NS 400Z को घर लेकर जाओ। मतलब आज के डेट में जितने में लोग 150 सीसी खरीद रहे हैं, उतने में बजाज आपको एक पावरफुल 400 सीसी का इंजन दे रहा है। कुछ हद तक तो मुझे ये मोटरसाइकिल डोमिनार से ज्यादा कैपेबल लग रही है अभी जब मैंने इसको राइड किया था। तो जो पॉटहोल्स होते हैं, जो नॉर्मल ब्रेकर्स होते हैं, कहीं आपकी बाइक लड़ने नहीं वाली, इतना अच्छा, इतना मतलब स्टैंडर्ड इसका ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है। इतने अफोर्डेबल प्राइस पर इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल को मार्केट में देना, हम जैसे कंज्यूमर तक पहुंचाना जिनको एक अच्छा मोटरसाइकिल राइड करने का हमेशा से शौक है पर हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हम जैसों के लिए तो भगवान से कम नहीं है बजाज। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है पल्सर लाइनअप की सबसे तेज, सबसे पावरफुल पल्सर। जी हाँ, मैं 2024 की न्यूली लॉन्च्ड बजाज पल्सर NS 400Z की बात कर रहा हूँ। देखो, ऑलरेडी इस बाइक की ना बहुत ज़्यादा हाइप बनी पड़ी थी मार्केट में जब से बजाज ने ये बोला कि वो NS सेगमेंट में 400 सीसी लाने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस बाइक में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट करूँ तो करूँ कहाँ से। पर ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। हर एक इंफॉर्मेशन जो इस मोटरसाइकिल की है वो आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इस वीडियो से मतलब नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि NS 400 तो लेनी है तो लेनी ही है। तो उनके लिए भी क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड हाँ, बेसिकली इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितनी भी डाउट है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना कि ये अच्छी है या बुरी है, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,85,000। जी हाँ, 1,85,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप मेरी मानो तो मैं इसे इसकी वन ऑफ द फीचर में ही काउंट करता हूँ। मतलब 400 सीसी की पावरफुल बाइक और एक्स शोरूम प्राइस कितनी है? 1,85,000। ये कितनी अच्छी, कितनी अफोर्डेबल प्राइसिंग है, आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि अगर मैं किसी 150 सीसी मोटरसाइकिल का एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मैं R15 की अगर बात करूँ तो उसकी जो टॉप वेरिएंट है वो भी इससे महंगी है। मतलब आज के डेट में जितने में लोग 150 सीसी खरीद रहे हैं, उतने में बजाज आपको एक पावरफुल 400 सीसी का इंजन दे रहा है। इसे मैं फीचर नहीं बोलूँ तो और क्या ही बोलूँ। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बजाज ने इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इसको लॉन्च किया तो किया कैसे। इसकी अफोर्डेबल प्राइस होने का वन ऑफ द रीजन इसका डिजाइन है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए अब इसकी डिजाइन पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको अफोर्डेबल बनाने में इसका डिजाइन का ना बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? क्योंकि इसमें ना बहुत क्लेवर लेवल ऑफ कंपोनेंट शेयरिंग की गई है। जी हाँ, अगर मैं इसके मेन फ्रेम और इंजन की बात करूं तो उसे डोमिनार से लिया गया है। अगर मैं ओवरऑल डिजाइन की बात करूं तो वो NS ब्लड लाइन को फॉलो करती है। देखो, अब बहुत लोगों को कंपोनेंट शेयरिंग अच्छी चीज लग सकती है, बुरी चीज लग सकती है, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग डिबेट है। पर हाँ, जब भी कोई भी कंपनी अपने हर मोटरसाइकिल्स में कंपोनेंट शेयरिंग करती है तो उसको अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च कर सकती है। एंड ऑफ द डे जो भी यूजर है, अगर मैं इसे खरीदना चाहता हूं तो मुझे एक पावरफुल इंजन, 400 सीसी का इंजन, ऑलमोस्ट 40 bhp का पावर देखने को मिलता है। कितने में? 1,85,000। तो मेरे लिए एंड प्रोडक्ट तो अच्छा ही हुआ ना। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, कंपोनेंट शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, एक नया डिज़ाइन लाओ, एक नई चीज़ें लाओ मार्केट में। पर यार, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कस्टमर। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके पावर फिगर से तो फिर क्या बात है। एंड हाँ, इसके दो पहलू हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको NS की डिज़ाइन बहुत पसंद है तो वो ऑटोमेटिक इसके कस्टमर बन गए। एंड हाँ, जब आप नए डिज़ाइंस को लॉन्च करते हो तो एक 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो मासेस को पसंद आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो कंपोनेंट शेयरिंग के दो फायदे हो गए इसमें। एक तो आपकी जो लॉयल फैन बेस है NS की, वो इधर अट्रैक्ट हो गई, एंड दूसरा, बाइक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च हो गई। तो ये हो गई इसकी डिज़ाइन की बात। चलिए इस बाइक को और अच्छे से डिकोड करते हैं। इस बाइक के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो हमें LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, LED DRLs देखने को मिल जाते हैं थंडर शेप के, हमें हैजार्ड लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं हेडलाइट के नीचे आऊँ तो हमें 43 mm का USD फोक देखने को मिल जाता है। भाई साहब, इस प्राइस में आपको 400 सीसी की मोटरसाइकिल में USD फोक देखने को मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इस प्राइस रेंज में अभी भी बहुत मोटरसाइकिल में USD फोक भी देखने को नहीं मिलती। अब अगर मैं USD फोक से नीचे आऊँ तो हमें, अगर मैं टायर्स पर जाऊँ तो हमें 17 इंचेस का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है।
110 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर्स। एंड अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो 320 mm का फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। जी हाँ, ये कुछ बातचीत थी इसके फ्रंट की। चलो ये तो हो गई इसके फ्रंट की बातचीत। अब इसके इंजन पर बात करते हैं। देखो ये कोई लेटेस्ट या ग्रेटेस्ट इंजन नहीं है, इसमें वही 373 सीसी का इंजन हमें देखने को मिलता है जो हमें बजाज डोमिनार में देखने को मिलता था। पर हाँ, सर्टन ट्यूक, सर्टन रिफाइनमेंट, आप ये भी कह सकते हो कि समवॉट मोर कैपेबल देन डोमिनार इंजन। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डोमिनार का इंजन शेयर कर रहे हैं तो इसकी कैपेबिलिटी कम हो गई। कुछ हद तक तो मुझे ये मोटरसाइकिल डोमिनार से ज़्यादा कैपेबल लग रही है अभी जब मैंने इसको राइड किया था तो। जी हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर डोमिनार से इंजन शेयर हो रही है तो इंजन उतनी कैपेबल नहीं है। आज भी इंडियन सड़कों पर ये आपको उतना ही थ्रिल देगी जितना पहले दिया करती थी। नाउ अगर मैं इस इंजन की कैपेसिटी पे बात कर दूं तो आपको ये 39.45 PS का पावर देती है एंड 35 Nm का टॉर्क देती है। जी हाँ, आपको इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है। मतलब आप ये समझो कि आप जो इसकी प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है 1,85,000 में आपको ऑलमोस्ट 40 bhp का पावर देखने को मिलता है। ये काम जो बजाज ने किया है ना, ये कोई नहीं कर पा रहा है और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी कर पाएगा। इतने अफोर्डेबल प्राइस पर इतनी पावरफुल मोटरसाइकिल को मार्केट में देना, हम जैसे कंज्यूमर तक पहुंचाना जिनको एक अच्छा मोटरसाइकिल राइड करने का हमेशा से शौक है पर हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हम जैसों के लिए तो भगवान से कम नहीं है बजाज। जी हाँ, इतने बेहतरीन प्राइस पर इसे लॉन्च किया गया है। चलो ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत। अब हाँ, इसकी इंजन कैसा परफॉर्म करती है सड़कों पे वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इट माइट बी टू अर्ली फॉर मी टू जज दिस इंजन। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इतने अच्छे से राइड नहीं किया। मैंने इसको राइड किया है पर अभी मैं इसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते अच्छे से राइड करूंगा, फिर इस पर एक राइड रिव्यू लाने वाला हूं जिसमें मैं इसके कैपेसिटी पर, कैपेबिलिटी पर इन डिटेल, इन डेप्थ बात करने वाला हूं। तो डेट्स ऑल फॉर इंजन। चलो इंजन की तो बात हो गई, अब मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी और माइलेज पर बात करता हूं। अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर बात करूं तो हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। एंड वहीं अगर मैं इसके माइलेज पर बात करूं तो जो बजाज क्लेम करती है वो है 28.5 किलोमीटर पर लीटर। जी हाँ, 28.5 किलोमीटर पर लीटर। मैं अपना एस्टिमेट नहीं बता सकता क्योंकि अभी मैंने इसको उस हद तक राइड नहीं किया है, पर हाँ, मैं बहुत जल्द इस पर एक माइलेज टेस्ट रिव्यू भी लाने वाला हूं। देखो अगर मैं टैंक की बात कर ही रहा हूं तो टैंक एक ऐसा एरिया है ना जहां आपको सबसे ज़्यादा पेंट आपकी एक्सपोज होती है। एंड जिस प्राइस रेंज में ये मोटरसाइकिल आपको दी जा रही है उस हिसाब से ना जो इसकी पेंट क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। जी हाँ, आप जब इसको टच करोगे, और ये ना थोड़ी ग्लॉसी टाइप है, धूप में सनलाइट जिस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना तो ये अलग ही शाइन करती है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। चलो ये हुआ इसकी टैंक की बातचीत। अब टैंक से थोड़ा ऊपर आते हैं, बटन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन चीज़ों पर बात करते हैं। तो ना अगर मैं इसके बटन या स्विचेस पे बात करूं तो हमें काफ़ी प्रीमियम बटन बोलो या स्विचेस बोलो देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे हैजार्ड लाइट की स्विच देखने को मिलती है, बैकलाइट स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं हैंडल बार की बात करूं तो हमें क्लिप ऑन हैंडल्स देखने को नहीं मिलते, हमें ट्यूबुलर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। पर ट्रस्ट में ये आपके पोस्चर को ज़्यादा खराब नहीं करती। हमें स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है एंड आप यहाँ देख सकते हो इट्स एडजस्टेबल, आपको क्लच एडजस्टेबल ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। जी हाँ, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी नए एडवांसमेंट किए गए हैं इसमें। एंड ट्रस्ट में ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जब मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करूंगा शौक तो आप तब होने वाले हो। नाउ अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करूं, पहले आप लोगों को दिखा देता हूं। हमें फुल्ली डिजिटल कलर LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड इट्स कैरी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और फीचर्स। जी अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो हमें इसमें राइड बाय वायर, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये आप बॉक्स देख रहे हो, जी हाँ, इस बॉक्स में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको वार्निंग्स देखने को मिलते हैं, रिफ्यूल देखने को मिलता है। एंड अगर मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर इन्फॉर्मेशन कैरी करती है जो हर बाइक्स में होते हैं। स्पीडोमीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, न्यूट्रल है कि नहीं, सारे कलर बटन्स देखने को मिल जाते हैं। देखो जो चीज़ है जो इसको बाकी से अलग बनाती है वो इसके राइडिंग मोड्स। जी हाँ, हमें इसमें ना 4 नए राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ रोड। अगर मैं रोड की बात करूँ, रोड मोड में हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो रोड मोड है ना वो एक परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन परफॉर्मेंस एंड माइलेज। जी हाँ, हमें इसमें परफॉर्मेंस और माइलेज का एक बैलेंस देखने को मिलता है। हमें इसमें मीडियम ABS देखने को मिलता है एंड स्मूथ एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं रेन मोड की बात करूं तो हम इसमें लिमिटेड पावर आउटपुट देखने को मिलता है विथ मैक्सिमम ABS इंटरवेंशन।
जी हाँ, फॉर सेफ्टी रीजंस। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड्स की बात करूं तो इसमें आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट देखने को मिलता है एंड एक्सीलरेशन फॉर स्मूथ राइडिंग देखने को मिल जाता है एंड मिनिमम एवीएस इंटरवेंशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं ऑफ रोड की बात करूं तो इसमें आपको बेटर लो एंड टॉर्क देखने को मिल जाएगा देन अदर मोड्स। जी हाँ, और मिनिमम एवीएस इंटरवेंशन देखने को मिलता है। तो ये थे इसके सारे राइडिंग मोड्स जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए एंड मैं आपको बता ही दिया इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, अगर आप फोन को कनेक्ट करोगे तो आपको बैटरी स्टेटस और नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ भी देखने को मिल जाएगा एंड जो इसकी डिस्प्ले है, जो विजिबिलिटी है, वो डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है देखने में क्योंकि थोड़ी छोटी लगती है, पर हाँ अगर आप इसको रात में राइड कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड बाकी चीज़ों पे बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट सेम है जो भी आपको 400 सीसी की मोटरसाइकिल में देखने को मिलती है। तो ये थी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्विचेस वगैरह पे बातचीत। तो चलिए, ये तो टैंक के ऊपर की बातचीत हो गई। अब टैंक के थोड़ा नीचे आते हैं, इसके सीट्स पर बात करते हैं। देखो, जो राइडर है उसके लिए सफिशिएंट स्पेस हमें देखने को मिलता है, वो बहुत कंफर्टेबली बैठकर इसको राइड कर सकता है। वहीं अगर मैं पिलियन की बात करूं तो आई एम इम्प्रेस्ड। जी हाँ, जो इसकी सीटिंग एरिया है वो काफ़ी सही है। जी हाँ, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि 400 सीसी में ना ये एक इशू होता था हमेशा से राइडर्स को कि जो भी वो पिलियन बैठाते हैं ना उनको स्पेस या उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं अगर मैं सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करूं तो ये काफ़ी सॉफ्ट नहीं है, ये थोड़ी स्टिफ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्टिफ सीट्स ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सॉफ्टी सीट्स पसंद आती हैं, पर मैं वैसा राइडर नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सीट स्टिफ रहे तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो फॉर मी दिस यूनिट इज परफेक्ट। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ शॉर्ट हेडेड राइडर्स की जिनको ये दिक्कत होती है कि भैया मैं इस बाइक को राइड कर पाऊंगा या नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली राइड कर पाओगे। जो भी मुझे देख रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट हेडेड राइडर हो चाहे आप हाइट में थोड़े लंबे हो, आप दोनों इसको बहुत अच्छे कंफर्टेबल होकर राइड कर पाओगे। वहीं मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 5'10" है मेरी हाइट एंड मैं इसको बहुत ईजिली अच्छे से अच्छे से मैन्यूवर कर सकता हूं। चलो मैं आपको बैठ कर दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरी 5'10" हाइट है एंड आप देख पा रहे हो कि मैं कितना कंफर्टेबल होकर इस पर बैठ चुका हूं। अगर आप देखोगे मेरी पैर को तो वो थोड़ी बेंड हो रही है। इनफैक्ट कि अगर इसकी हाइट थोड़ी और लंबी होती तो भी मैं इसको अच्छे से राइड कर पाता। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसकी हाइट मुझसे थोड़ी कम भी है वो भी इसको इजीली राइड कर पाएंगे क्योंकि मेरी पैर बेंड हो रही है। वहीं अगर मैं इसके राइडिंग स्टांस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। आप ना बिल्कुल भी क्लिफ ऑन हैंडल बार्स को मिस नहीं करने वाले हो। ना एक चीज़ अगर मैं बात करूँ इसकी सीट हाइट पर तो हमें इसमें 807 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बेहतरीन सीट हाइट है। अगर इससे नीचे होती तो जो भी थोड़े हाइट वाले लोग हैं वो उसको अच्छे से राइड नहीं कर पाते, इससे बड़ी होती तो जो शॉर्ट हाइटेड लोग हैं वो राइड नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस पर बात करूं, 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। आप लोगों को देख के ये कम लग रहा होगा, पर ये कम है नहीं। जी हाँ, अगर आप मेरी मानो तो जितने भी ब्रेकर्स हैं वो ईजिली मैन्यूवर हो जाएंगे, आप उसको आराम से पास कर जाओगे। इनफैक्ट हाँ, एक दो है जो बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो इनफैक्ट बाइक्स के लिए नहीं, 4 व्हीलर्स या ट्रक्स के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ आप नीचे लड़ सकते हो। पर हाँ, जो पॉटहोल्स होते हैं, जो नॉर्मल ब्रेकर्स होते हैं, कहीं आपकी बाइक लड़ने नहीं वाली। इतना अच्छा, इतना मतलब स्टैंडर्ड इसका ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है। वहीं अगर मैं बाइक की वेट की बात करूं तो हमें 174 kg का ये बाइक देखने को मिलता है, जो अगर मैं इसके ही जिससे ये इंजन लेती है डोमिनार से कंपेयर करूं तो 18 किलो कम है। जब डोमिनार लॉन्च हुई थी ना तो बहुत लोगों का ये कहना था कि बाइक थोड़ी भारी है, मुझसे मैन्यूवर नहीं हो पाएगी। सेम चीज़, इनफैक्ट उससे बेहतर चीज़ 18 kg कम में बजाज ने लाके खड़ी कर दी है उन लोगों को जो डोमिनार नहीं राइड कर पा रहे थे। अब वो इसे बहुत शान से राइड करेंगे। नौ अगर मैं रेयर साइड मोटरसाइकिल की बात करूं तो हमें मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वहीं हमें एलईडी टेल लैम्प, एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं टायर्स की बात करूं तो हमें 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। एंड वहीं में अगर ब्रेक्स की बात करूं तो 230 mm का डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिल जाता है। देखो, पीछे से लुक ना इसकी थोड़ी अलग हट के आती है, वो एनएस वाली लुक नहीं है। ऐसा इसलिए भी है जो इसकी टेल सेक्शन है ना उसको थोड़ा डिफरेंट किया गया है। जो इसको टायर हैंगर है उसको भी थोड़ी डिफरेंट की गई है ताकि एक अलग सी लुक निकल के आए। मतलब 19-20 का ही फर्क है, पर हाँ पीछे से देखने में मुझे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अपीलिंग लगती है। तो ये थी इसकी रेयर साइड मोटरसाइकिल की बातचीत। तो चलो, मैंने फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज़ इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जितनी फीचर्स, जो भी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है वो एज इट इज़ आप लोगों को मैंने एक वॉक अराउंड दे दिया है इसका। नाउ अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि जिन लोगों ने मन बना रखा है कि मुझे ये लेनी ही लेनी है तो उसको मैं मिनिमम डाउन पेमेंट और मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है बजाज पल्सर NS 400Z की,
वो है 50,000 रुपये। जी हाँ, 50,000, विच मीन्स 50,000 रुपये में नई वाली बजाज पल्सर NS 400Z को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसकी EMI की बात करूं तो जो मिनिमम EMI है वो 5,000 रुपये होने वाली है। देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूं और इसमें भी कह देता हूं कि जो डाउन पेमेंट और EMI होती है वो फिक्स नहीं होती है, ये आपके सिविल स्कोर पे बहुत ज़्यादा वेरी करती है। एंड अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है, क्या पता आपको इससे कम डाउन पेमेंट, कम EMI देनी पड़े। बुरी है तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ सकता है। सो ये थी इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट एंड मिनिमम EMI। आई थिंक मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपने इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके जितनी भी डाउट है वो क्लियर कर दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, मतलब घर से निकलना है तो हेलमेट पहनना है अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो।